हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास। इसमें आज हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमारी जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये सारे फंक्शन करता है बॉडी को जो है कोऑर्डिनेशन और उसको रेगुलेट करने का। लेकिन उसके जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो फास्ट तो होते हैं लेकिन शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो बार बार जो है उसको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर और जो कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का काम है ये हमारी बॉडी का करते हैं। यहाँ पे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली जो है कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है बॉडी के उनको। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ये कैसे करता है, वो करता है हार्मोन्स की मदद से जो है ये जो फंक्शन है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग का और रेगुलेशन का। इस जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो आज के वीडियो में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स पढ़ेंगे एंड ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो क्या होते हैं, इनको हम डक्ट लेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं क्योंकि इनमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं और इनका जो सिक्रीशन होता है, जो स्राव होता है, उसे हम हार्मोन कहते हैं। जो क्लासिकल डेफिनेशन है हार्मोन की वो क्या कहती है कि ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं, केमिकल्स हैं जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं और सीधा जो है ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड से जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं जो डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स है वहाँ तक। ये एक डेफिनेशन है जो सदियों से चलती आ रही थी। अंत तक ही पहुँचाए जाते हैं। लेकिन अब जो है इसकी एक और डेफिनेशन है, जो साइंटिफिक डेफिनेशन है इसकी, वो क्या कहती है कि हार्मोन जो है वो सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो अंतर कोशिकीय संवेद वाहक के रूप में कार्य करते हैं। यानी हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स। यानी ऐसा नहीं कि भर भर के जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिल्कुल ट्रेस अमाउंट्स में जो है ये प्रोड्यूस होता है, बहुत ही कम अमाउंट में, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा असरदार होता है। अब क्या है कि ये जो न्यू डेफिनेशन है ये कवर करती है न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त जो है ये कई नए अणुओं को भी सम्मिलित इसमें हो जाते हैं। जैसे इनवर्टिब्रेट्स है, अकशेरुकी में जो है कम हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं। ये एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, इनमें बहुत सिंपल सा जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है इनवर्टिब्रेट्स का। जबकि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं और कशेरुकियों में रसायन जो है हार्मोन की तरह कार्य करते हैं और उनमें समन्वय जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम वो कैसे है और उसमें क्या क्या है। जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन से जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो टिश्यूज़ और जो लोकेटेड है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, वो सब मिल के क्या है हमारा जो है वो सिस्टम बनाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक और कोशिकाएं मिलकर जो है हमारा ये सिस्टम बनाती हैं। जैसे कि ये हाइपोथैलेमस है और इसके अलावा जो पीनियल बॉडी है, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है और ये थाइमस जो है ये है और पेनक्रिया है, अग्नाशय है और ये जो वृक्क ग्रंथियाँ यहाँ जो इसके ऊपर लगी हुई है जो एड्रेनल ग्लैंड्स जो हैं, और उसके अलावा मादा में जो है अंडाशय पाया जाता है जो ये गोनैड्स हैं और नर में जो है वृषण पाया जाता है, टेस्टीज पाई जाती हैं। यहाँ पे है देखो पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, थाइमस, जनन ग्रंथियाँ, ये नर में जो है वृषण और मादा में अंडाशय यानी ओवरी। ये जो है इसके अलावा भी जो है जठर, आंत्रिय मार्ग यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है हमारा, उसके अलावा यकृत, वृक्क, लीवर, किडनी और हार्ट भी जो है हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। अब हम देखेंगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस जो है वो किस तरह से ये सिक्रीशन करते हैं और कोऑर्डिनेशन करते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो डाइनसेफेलॉन का जो है ये आधार भाग है
जो फोर ब्रेन है उसमें बेसल जो डायनसेफेलॉन है वहाँ पे बेसल पार्ट है ये हाइपोथैलेमस। सो ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी वाइड स्पेक्ट्रम है बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने की, बहुत सारे जो है ये विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करना है। इसमें हार्मोन उत्पादन करने वाले जो है कई अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, जो है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। करने वाली तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। सो ये जो हार्मोन है वो रेगुलेट करते हैं और जो पिट्यूटरी हार्मोन है उसके सिंथेसिस को और उसके सिक्रीशन को, यानी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और श्रावण को जो है ये नियंत्रित करते हैं। सो अब क्या है कि ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है मोचक हार्मोन यानी जो है रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो पिट्यूटरी हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन को, पीयूष ग्रंथि को जो है प्रेरित करते हैं ये। और दूसरे होते हैं निरोधी हार्मोन यानी इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये जो है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को जो है वो रोकते हैं। सो अब ये दो तरह के हार्मोन निकल गए, जैसे कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसे हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। तो ये क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन जो है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स को, ताकि यहाँ से क्या है गोनेडोट्रोपिन्स जो हैं उनको रिलीज़ किया जा सके और उनका सिंथेसिस हो सके। और इसी के जो है विपरीत जो सोमेटोस्टेनिन होता है, ये हार्मोन जो है क्या करता है, पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन का जो स्राव है उसका रोधक होता है। ये जो ग्रोथ हार्मोन है उसको ये रोक देता है। सो ये हार्मोन जो है ये ओरिजिनेट होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में। तंत्र कोशिकाओं से ये प्रारंभ होके जो है तंत्रिकाक्ष होते हुए तंत्रिका सिरों से जो है मुक्त कर दिए जाते हैं हम, यानी ये जो एक्सॉन्स से जो है रिलीज़ हो जाते हैं फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स। और फिर ये जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचते हैं यानी पीयूष ग्रंथि में पहुंचते हैं थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये जो है परिवहन तंत्र, निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा जो है पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और वहाँ पे जो है ये रेगुलेट करते हैं। और जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, जो अग्र पीयूष ग्रंथि का जो फंक्शन है, जो नियमन है, उसको ये कंट्रोल करते हैं, जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से आ रहे हैं उसके। क्योंकि पिट्यूटरी के दो पार्ट है, पोस्टीरियर और इंटीरियर। तो इंटीरियर वाला ये हो गया कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ये इनडायरेक्ट कंट्रोल में हो गया उसके, जबकि जो पश्च पीयूष ग्रंथि है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल रेगुलेशन में होती है हाइपोथैलेमस के, सीधे जो हाइपोथैलेमस के अधीन होती है। ये तंत्रिकीय नियमन के सीधे जो है अधीन होती है। सो अब हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या है, यानी पीयूष ग्रंथि का जो है क्या कार्य। सो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है जिसे हम सेला टर्सिका कहते हैं। और ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस से एक व्रंथ के द्वारा, एक स्टॉक के द्वारा। और ये जो है एनाटॉमिकली इसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो दो पार्ट से बना होता है, पॉर्स डिस्टेलिस और पॉर्स इंटरमीडिया। तो यहाँ देख लो, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक स्टॉक से जुड़ा हुआ है इस हाइपोथैलेमस से। यहाँ पे ये जो है इसकी जो है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, तंत्री कोशिकाएं हैं। सो ये यहाँ से इसमें जो है अपने हार्मोन रिलीज़ कर रहा है और ये निवाहिक परिसंचरण से जो है ये इस पार्ट में आ रहा है। तो ये इसका इंटीरियर पार्ट हो गया। और ये जो है न्यूरॉन सीधा ही इसमें आ रहा है पश्चिम पीयूष ग्रंथि में, तो ये इसके जो है डायरेक्ट कंट्रोल में हो जाता है, जो नर्वस जो न्यूरल कंट्रोल में हो जाता है इसके। सो अब हमने देखा कि ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये दो भागों से बना है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। सो पार्स डिस्टेलिस जो है वो क्या करता है, ये पिट्यूटरी का जो है इंटीरियर पिट्यूटरी इसे हम कहते हैं, जो अगर पीयूष ग्रंथि है इसे कहते हैं पार्स डिस्टेलिस को। तो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, या सोमेटोट्रोपिन जो है, प्रोलैक्टिन जो है, या फिर मेमोट्रोपिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, TSH है, और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, और या फिर इसे हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे पाए जाते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। और उसके अलावा अब जो पार्स इंटरमीडिया है, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, सो पार्स इंटरमीडिया ये इससे सिर्फ एक ही हार्मोन बनता है, जिसे हम मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है ये,
MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ह्यूमंस में क्या है कि पार्स इंटरमीडिया जो है वो ऑलमोस्ट मर्ज रहती है पार्स डिस्टेलिस से, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसे हम क्या कहते हैं पार्स नर्वोसा, ये पश्चपीयूष ग्रंथि है। सो अब क्या है कि यहाँ से जो है दो हार्मोन्स जो है वो स्टोर होते हैं और रिलीज़ होते हैं पश्चपीयूष ग्रंथि से। एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वेसोप्रेसिन। तो इनका संग्रहण और स्राव करती है ये। सो ये हार्मोन जो है बनते तो कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में है, संश्लेषित हो रहे हैं हाइपोथैलेमस में। तो ये याद रखना कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बन तो हाइपोथैलेमस में रहे हैं, लेकिन ये स्टोर और रिलीज़ हो रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी पश्च पीयूष ग्रंथि से। सो ये जो है तंत्रिकाक्ष होते हुए पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। अब जो है हम इनका देख लेते हैं कि क्या फंक्शन है। सो वृद्धि हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन, अगर इसका ज़्यादा स्राव हो जाए, एक्सेस जो है एबनॉर्मल सिक्रीशन हो जाए, ओवर सिक्रीशन, तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बॉडी की, असामान्य वृद्धि, जैसे कि ग्रेट खली है एग्जाम्पल। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो एनॉर्मसली जो है जाइंट होते हैं, तो उनको हम जाइंटिज्म या अतिकायिता कहते हैं इसको हम। और अगर इसका सिक्रीशन जो है लो हो, मतलब इतना कि उसकी जो ग्रोथ है वही रुक जाए, स्टंट ग्रोथ हो जाए, अल्प स्राव से जो है वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। सो इसे हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं, बोनापन या वामनता कहते हैं, जैसे कि जो सर्कस में जोकर्स रहते हैं। सो वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट ये सब ने देखे होंगे। सो एक्सेस सिक्रीशन जो है अगर एडल्ट्स में, सो वयस्कों में अगर ये ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए इसका, तो इससे होती है अतिकायता या फिर एक्रोमेगेली। ये ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन हो जाए इस ग्रोथ हार्मोन का, तो यहाँ जो फेस है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। सो इससे और भी जो है गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं अगर इसे नियंत्रित ना किया जाए, तो अगर इसे रोका ना जाए तो। और यहाँ से जो है डेथ भी हो सकती है, प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है अगर इसे पहले रोका ना जाए तो। सो ये मिडिल एज जो पर्सन है उनमें होता है स्पेशली ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन। सो ये डिज़ीज़ जो है अपने प्रारंभिक काल में पहचाना इसको बहुत कठिन है, क्योंकि ये हार्मोनल डिजीज़ है। तो धीरे धीरे जो है जैसे एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं हमारे उनमें जो ये बाह्य अभिलक्षण जो है जब तक दिखाई देने नहीं लगते तब तक इसका पता नहीं लगता है। यानी एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो उनमें चेंज ना हो जाए जब तक ये दिखाई नहीं देते। सो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन का। हमने देख लिया कि इससे अतिकायता और जो है बोनापन और ये एक्रोमेगेली, ये तीन जो है कंडीशन इसकी हो सकती हैं, हाइपर सिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन, और एडल्ट्स में जो है हाइपर सिक्रीशन की वजह से। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये जो है वो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दूध का जो निर्माण है, जो मिल्क प्रोडक्शन है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन। सो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे मिल्क का, सिक्रेशन नहीं करवाती है, फॉर्मेशन कर रहते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स को जो है ग्रोथ करते हैं। उसके बाद जो है क्या है कि थायराइड प्रेरक हार्मोन यानी TSH जो है ये थायराइड ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन्स के संश्लेषण और श्रावण के लिए। उसके बाद है एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स ACTH, एड्रिनल वल्कुट पर ये कार्य करते हैं, ये किडनी पर जो है ये काम करते हैं। एडिनोकॉर्टिको जो हार्मोन्स है ये सिक्रीट करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स का और सिंथेसिस और सिक्रीशन करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स का, जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ये स्टीरॉयड हार्मोन है और इनका ये श्रवण के लिए इसको प्रेरित किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड को। सो अब क्या है कि यहाँ पे और है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और FSH है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जो है ये जनानों की क्रिया को प्रेरित करते हैं, जो गोनाड्स हैं उनकी एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट करते हैं। सो इसलिए इनको जो है हम क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं। सो मेल्स में जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रेशन करता है टेस्टिस से, जो वृषण है वहाँ से। और इसी तरह जो है ये नरों में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जो है वो एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है, और जो यानी जो FSH है वो और एंड्रोजन ये रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल।
अब फीमेल्स में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो फुल्ली मेच्योर जो फॉलिकल्स हैं उनके ओव्यूलेशन को ये इंड्यूस करता है, यानी अंडोत्सर्ग को ये प्रेरित करता है, और ग्रेफिन पुट्टिका से बचे हुए भाग जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको ये बनाता है, उसको मेंटेन करके रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन के बाद। उसके अलावा एफएसएच जो है वो ग्रोथ जो एफएसएच स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को ये प्रेरित करता है एफएसएच इन फीमेल्स। अब है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन एमएसएच। ये क्या करता है कि जो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स है, जो मेलानोसाइट्स हैं हमारे, उनकी उन पर ये क्रियाशील होता है, जो कि हमारी स्किन को जो है कलर देते हैं, यानी जिसमें जितने ज़्यादा मेलानोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं उसका उतना ही कलर जो है वो डार्क होता है, और जितने ज़्यादा कम होते हैं उसका जो कलर है वो उतना फेयर होता है, या एब्सेंट हो तो वो एल्बिनिज्म हो जाता है। अब क्या है कि ये त्वचा जो है उसका रंग डिसाइड करता है, और उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। तो ये हमारी चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उसमें संकुचन को जो है ये प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन। और उसके अलावा फीमेल्स में जो है ये चाइल्ड बर्थ के टाइम जो है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिल्क के इजेक्शन और को जो है प्रेरित करता है, ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। गर्भाशय पेशियों के संकुचन और दूध ग्रंथियों से दूध स्राव को ये प्रेरित करता है। बन तो रहा था प्रोलैक्टिन से, लेकिन रिलीज़ किससे होगा? ऑक्सीटोसिन की मदद से। वैसोप्रेसिन अब है ये एक्ट करता है किडनी पे, जो है वहाँ पे ये एक्ट करेगा, और जो उसकी ट्यूब्यूल्स है, ये हमने पढ़ा था जब हमने एक्सक्रीशन वाला सिस्टम देखा था, तब यहाँ पे क्या है कि ये जो वैसोप्रेसिन है, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ADH कहते हैं। ये जो है पुनरावशोषण को जो है प्रेरित करता है इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। वाटर का जो है लॉस उसको ये कम करता है, इसलिए इसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। अब इस हार्मोन की जो है अगर ये बनना जो है, इसकी हार्मोन की बनने का जो प्रोसेस है वो गड़बड़ा जाए, तो इससे क्या होता है कि जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, और जो वाटर का लॉस है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी बार बार जो है यूरिन करने की इच्छा होती है, और इससे डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। यहाँ परिणाम वृक्क की जो जल संरक्षण की क्षमता है उसका ह्रास होता है, और इसके अलावा निर्जलीकरण, जल का ह्रास और निर्जलीकरण हो जाता है, और इस अवस्था को हम उद्दक में ये मधुमेह जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये दो तरह की होती है, एक मेलाइटस होती है, एक इंसिपिडस होती है। मेलाइटस जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है या इंसुलिन की वजह से होती है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है यहाँ पे ADH से हो रही है। अब है पीनियल ग्रंथि। पीनियल बॉडी जो है ये क्या है, ये हमारी जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसको मेंटेन करके रखती है। ये डॉर्सल साइड जो है वहाँ पे फोर ब्रेन की डॉर्सल साइड में ये लोकेटेड होती है, पृष्ठीय ऊपरी भाग में जो ये स्थित होती है मस्तिष्क के। पीनियल ग्रंथि जो है वो मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है, सिर्फ एक ही हार्मोन जो ये सिक्रीट करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हार्मोन इन रेगुलेशन ऑफ आवर जो 24 आवर्स की जो साइकिल है हमारी, जो दैनिक लय जो है उसमें ये नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि सोने जागने का चक्र, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त जो है ये उपापचय, वर्णकता और जो मासिक चक्र है, और उसके अलावा हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको भी ये रेगुलेट करता है। अब है थायराइड ग्रंथि। ये जो है देखो यहाँ पे दे रखा है, ये हमारी श्वास नली है, ट्रैकिया है, और इसके ये इस तरफ जो है ये लगा हुआ है H शेप का थायराइड ग्लैंड जो है, दो लोब है, ये दो लोब से बना है, और ये कनेक्टेड है बाय दिस इस्थमस। और इसके पीछे की साइड में जो है यहाँ पे ये जो 4 डॉट्स हैं ये है पैराथायराइड ग्लैंड। तो दोनों के बारे में देख लेते हैं, इनका क्या फंक्शन है। ये जो है एक संयोजक तक पतली झिल्लीनुमा स्तंभ से जुड़े होते हैं, और हर एक थायराइड ग्लैंड जो है वो पुट्टकों और भ्रूण उत्तकों से बनी होती है, यानी फॉलिकल्स और जो स्ट्रोमल टिश्यूज़ हैं उनसे बनी है। तो हर एक जो थायराइड फॉलिकल है वो फॉलिकुलर
प्रत्येक गुहा को एक घेरे पुटक कोशिकाओं से ही निर्मित होती है, यानी थायराइड फॉलिकल जो है वो फॉलिकुलर सेल से बनी होती है, जो कि इस कैविटी को एनक्लोज करती है। अब यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये सिंथेसाइज करते हैं दो हार्मोन, एक है T4 हार्मोन और एक है T3, यानी टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन, और जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, और दूसरा है ट्राई आइडोथायरॉक्सिन थायरोनिन। सो ये दो हार्मोन्स जो है इनका सिक्रेशन होता है बाय द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब जो थायराइड ग्लैंड है उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो है, नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस के लिए है क्या है, हमको आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है। सो अगर भोजन में हमारे आयोडीन की कमी हो जाए तो इसे अवथायराइडता एवं थायराइड ग्रंथि की जो है वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे इसे हाइपोथायरिडिज्म कहते हैं, और थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है, जिसे हम कॉमनली गॉइटर कहते हैं, या घेंगा रोग, या फिर गंड रोग कहते हैं। इसमें जो है यहाँ पे ये जो गला है वो इस तरह से सूज सा जाता है, इस तरह से। यहाँ अगर ये अवस्था जो है वो गर्भावस्था के समय अवथायरता यानी हाइपोथायरिडिज्म हो जाए तो बच्चा जो है उस पर बहुत ही जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। उसकी जो डेवलपमेंट है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है उसका, यानी उसमें जो है वृद्धि विकृत हो जाती है, और बच्चे में जो है अवरोधित बुद्धि, यानी वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, स्टंट ग्रोथ हो सकती है उसकी, जिसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन है, और वामनता और मंद बुद्धि, और त्वचा जो है सामान्य और मूक बधिरता जो है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उसमें हो सकती है। एबनॉर्मल स्किन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड डीफ म्यूटिज्म, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर ये एडल्ट वुमेन में हो, यानी वयस्क स्त्रियों में जो है हाइपोथायरिडिज्म यानी अवथायराइडता जो है, ये मासिक चक्र को अनियमित कर देता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको इरेगुलर कर देता है। यहाँ पे जो है ये किस वजह से हो सकता है कि या तो थायराइड का कैंसर हो जाए, जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे उसकी कैंसर हो जाए, या फिर उसमें गांठ जो है हो जाए। तो यहाँ पे इससे क्या हो, थायराइड हार्मोन की संश्लेषण की दर जो है वो असामान्य रूप से अधिक हो सकती है। हाइपोथायरिडिज्म हमने देख लिया, अब हम हाइपर थायराइडिज्म देखेंगे कि या तो कैंसर से या फिर वहाँ पे गांठें बन गई हो, तो एबनॉर्मल लेवल में जो है यहाँ पे सिक्रेशन हो रहा है, जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म या फिर थायराइड अतिक्रियता कहते हैं। और इसका भी जो है बॉडी की फिजियोलॉजी पे, कार्यकी पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डालती है ये भी। यहाँ पे क्या है कि जो इसे हम कह सकते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइपरथायराइडिज्म में जो थायराइड ग्लैंड है उनमें उभार आ जाता है, और नेत्र जो है वो बाहर की ओर उभर जाते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। आधारी उपापचय दर जो है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी जो है इससे डिस्टर्ब हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, और वेट जो है वो लॉस हो जाता है। इसे हम ग्रेव्स डिजीज़ या फिर नेत्रोसेदी गलगंड एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कह सकते हैं। इसके अलावा थायराइड हार्मोन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, हमारी आधारी उपापचय दर है, उसके लिए जो है मुख्य नियमन में जो है ये मुख्य भूमिका निभाता है। और ये जो है रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी जो है मदद करता है, निर्माण में भी मदद करता है। और उसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय में जो है ये मदद करता है। और उसके अलावा ये क्या होता है, इसमें जल और विद्युतीय अपघट्यों का जो है नियमन भी थायराइड हार्मोन से प्रभावित होता है। थायराइड ग्लैंड से एक प्रोटीन हार्मोन, जैसे हम थायरोकैल्सिटोनिन जो है इसका भी स्राव होता है, और ये कैल्शियम का लेवल जो है उसको नियंत्रित करता है ब्लड में। थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स। अब है पैराथायरॉयड ग्लैंड। मानव में जो है पैराथायरॉयड जो है वो 4 ग्लैंड पाई जाती है, अभी हमने देखा था, जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं थायरॉयड ग्लैंड के। और हर एक लोब में जो है एक जोड़ी पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच का सिक्रेशन करती है। ये जो है इस पीटीएच का सिक्रेशन जो है वो कैल्शियम आयंस के द्वारा जो है नियमित होता है। यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कैल्शियम +2 आयंस जो है उनके स्तर को बढ़ाता है रक्त में। इसके अलावा ये अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण प्रक्रम में सहायता करता है।
यानी जो रीअब्जॉर्प्शन है, बोन रीअब्जॉर्प्शन, उसको ये स्टिमुलेट करता है इस प्रोसेस को भी। और इसके अलावा ये रीअब्जॉर्प्शन जो कैल्शियम आयन का है, जो पचित भोजन से, उसको भी, और रीनल ट्यूब्यूल से भी जो है ये कैल्शियम आयन के अब्जॉर्प्शन को जो है इंक्रीज़ करता है, यानी वृक्क नलिकाओं से और पचित भोजन से। सो अब यहाँ पे क्या है, पीटीएच जो है वो अति कैल्शियमी रक्तता हार्मोन है, ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है ये ब्लड में। सो ये हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर कैल्शियम को जो है इसके स्तर को ये बढ़ा देता है। और इसके अलावा टीसीटी जो है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम बैलेंस में इन द बॉडी। अब नेक्स्ट जो है वो है थाइमस। सो थाइमस जो है एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स के बीच में और जो हमारी उरोस्थी उदर पक्ष पर उरोस्थी के पीछे फेफड़ों के बीच जो स्थित एक पाली युक्त संरचना है ये, यानी लंग्स के बीच में और बिहाइंड द स्टर्नम, ये वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा जो है वहाँ पर लोकेटेड होता है। तो थाइमस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत ही ज़्यादा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में। इसमें जो है थाइमोसिन नामक ये पेप्टाइड हार्मोन का स्रावण करता है, जो पेप्टाइड हार्मोन है थाइमोसिन। सो ये थाइमोसिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो टी सेल्स है, उन टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उनके डिफ्रेंसिएशन में, के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है ये। और कोशिका माध्य प्रतिरक्षा यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा थाइमोसिन जो है वो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में भी जो है हेल्प करता है। और ये जो है थाइमोक्सिन तरल प्रतिरक्षा जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ये प्रोवाइड कराता है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके। तो थाइमस जो है वो ओल्ड इंडिविजुअल्स में जो है वो अपघटित होने लगता है। इस वजह से जो ओल्डर पर्सनस हैं, उनमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है, उनका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वीक हो जाता है। सो इनकी जो प्रतिरक्षा है वो कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि थाइमस जो है उनमें डीजनरेट हो जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का चैप्टर करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।